हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज रीड कैसे करें, ध्यान से केयरफुली तरीके से रीड कैसे करें, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कैसे करें। उसके साथ साथ हम देखेंगे पैसेज में किन किन ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हमको पैसेज पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है। सी मतलब होता है देखना, सीन मतलब होता है जो देख चुके हो पहले ही, अनसीन मतलब होता है आप पहले जिस चीज़ को कभी देखे ही नहीं हो। अर्थात ये वो पैसेज है आपके सिलेबस में, जो ग्रामर है उस ग्रामर का वो पार्ट है जो कि आप पहले कभी नहीं देखे होंगे और वो जा कर के आपको पैसेज के रूप में आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो वो होता है अनसीन पैसेज। अब ये किसी भी इवेंट पर हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे पर भी आ सकता है, या फिर आपसे कोई स्टोरी हो जो आपने सुनी हो उस पर आ सकता है, गंगा जी के बारे में आ सकता है, तो साइंस पे आ सकता है। इस तरीके से कोई भी टॉपिक आपको अनसीन पैसेज के रूप में पूछा जा सकता है जो कि आप पहले से उससे रूबरू नहीं हुए हैं, आप उसको पहले से नहीं जानते रहेंगे, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रोज है या पोइट्री है या सप्लीमेंट्री है। मान लो सप्लीमेंट्री का तो नहीं आता, लेकिन प्रोज और पोइट्री का जो आपका पैसेज है वो आता है आपके सिलेबस में, वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो आप उस पैसेज को पहले ही पढ़ चुके हैं। वो पैसेज जो आता है वो सीन पैसेज है। लेकिन ऐसा पैसेज जो आप कभी देखे नहीं, एक नया टॉपिक नया तरीके से आ जाता है, वो है अनसीन पैसेज। ठीक है, इसलिए अनसीन पैसेज इसे कहते हैं। क्लियर है। सबसे पहले आप इसका नंबर जान लीजिए। ये 10 नंबर का टोटल है। क्लियर, कितने नंबर का है टोटल आपके सिलेबस में? ये 10 नंबर का है। एक बार आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं जो कि आप OMR शीट में भरते हैं, उसमें पार्ट ए में 3 नंबर का आता है, 1 2 3 एक एक नंबर का आता है। उसमें आपको रीडिंग करनी होती है, उसमें टिक लगाने होते हैं। एक पार्ट बी में आपका यही चीज़ 7 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर का आपको आंसर लिखना होता है। उसमें उसको ध्यान से केयरफुली तरीके से पढ़ना होता है। फिर उसके बाद 2 नंबर का उसमें आपको टिक आंसर लिखना होता है। फिर उसके बाद 2 नंबर का, फिर उसके बाद 2 नंबर का, और 1 नंबर की मीनिंग पूछता है। इस तरीके से आप पहले जान लीजिए कि आपके सिलेबस में टोटल 10 नंबर का अनसीन पैसेज आता है। ग्रामर का पार्ट जो है आपका, उसमें से 10 नंबर का अनसीन पैसेज आता है। एक बार 3 नंबर का, एक बार 7 नंबर का आता है। पार्ट ए में 3 नंबर का, पार्ट बी में 7 नंबर का। तो ये है अनसीन पैसेज। अब बात समझिए इसको। ये आप ये कह सकते हो कि एकदम फ्री का नंबर है भाई। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने पैसेज है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पैसेज में सामने लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन पढ़ें और आप वहाँ पे आकर के देखें आंसर, अपना आंसर ढूंढ करके वहाँ टिक लगा दें या आंसर ढूंढ करके लिख दें। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि जो अनसीन पैसेज है ये बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसको करना बड़ा कठिन होता है। बाकी मेरा सारा चीज़ हो जाता है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन मेरा अनसीन पैसेज नहीं हो पाता। तो भाई ये जान लो कि पूरे ग्रामर में सबसे ज़्यादा आपका अगर कोई नंबर का है कुछ चीज़ तो है अनसीन पैसेज। पहली बात तो आपको नंबर भी गेन करना है, तो आप समझिए सबसे ज़्यादा जो ग्रामर का सबसे बड़ा आपको नंबर देने वाला है वो अनसीन पैसेज। और इसमें आपको किसी भी तरीके की ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे बड़ी बात आप ध्यान से सुनिएगा भैया, इसमें मैटर क्या है कि आपको ये लेंदी लग रहा है, लेकिन आपके ग्रामर का सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला जो पार्ट है वो है अनसीन पैसेज। ठीक है, 10 नंबर। और कोई चीज़ बताओ जो 10 नंबर की हो। दूसरी बात, आप सोचो इसमें किसी भी ग्रामर का प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब आपको एक नंबर की भी, वैसे अगर आप देखेंगे ग्रामेटिकली कुछ नहीं दिखाना है उसमें कि आपको ग्रामर आना चाहिए तभी उसको कर पाओगे, तो ग्रामेटिकली कुछ नहीं दिखाना है इसमें। क्लियर है, तो आपको ग्रामेटिकली नहीं दिखाना है, आपको वहाँ से आंसर ढूंढ करके उस पैसेज से लिखना है। तो आपको ग्रामर भी नहीं दिखाना है, लेकिन नंबर है 10। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बस आपको मैं बताऊं, एग्जामिनर साहब से यही जानना चाहता है कि आप क्लास 10th तक आ गए, क्या आपको रीडिंग आती है? यही चेक करने के लिए आपको अनसीन पैसेज दिया गया है।
और रीडिंग के लिए आपको ये चेक करने के लिए आपको अगर ये पैसेज दिया गया है तो आपको रीडिंग कल आनी चाहिए, बस उसके बाद आपका ये अनसीन पैसेज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको आनी चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, नेसेसरी जो है आपको रीडिंग आनी चाहिए। आपके अंदर ग्रामर की नॉलेज थोड़ा कम होगी चलेगा, लेकिन रीडिंग जल्दी जल्दी फ्लुएंटली कैसे आप पढ़ पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। सबसे पहले अनसीन पैसेज में आप टॉपिक के टाइटल को समझेंगे। टॉपिक के टाइटल का मतलब है कि अर्थात ये जो घटना है कब की है, कहाँ की है। अगर ये समझ पाया तो बहुत बेहतरीन, नहीं समझ पाया तो आप केवल रीड कर डालिए उसको बस, ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो पैसेज में आपको रीडिंग आनी चाहिए। अगर आपको टेंस आता है 12 तरीके का, 12 प्रकार का, कि क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्या है मेन वर्ब, ये छोटी मोटी चीज़ें आती हैं बस। उसके बाद आपको वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, थोड़ा बहुत पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है, किस तरीके से उसकी मीनिंग को निकाला जाता है, कब सब्जेक्ट काम करता है, कब ऑब्जेक्टिव टाइप से काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नरेशन भी थोड़ा बहुत आपको अगर पता है तो और अच्छा है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए कि असर्टिव है कि इम्परेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि ना ऑप्टेटिव है, किस तरीके का सेंटेंस है, उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। बस इतना चीज़ अगर आपको आ रहा है तो आप आसानी से इसको रीड कर पाएंगे और इसकी मीनिंग, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं भूल गया भैया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को पढ़ने के लिए, वो है मीनिंग। अगर आपको मीनिंग नहीं आती तो आप अनसीन पैसेज को रीड नहीं कर सकते। आपको टेंस ना पता हो थोड़ा चलेगा, वॉइस भी थोड़ा बहुत जानकारी है चलेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कम जानकारी है चलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी थोड़ा बहुत कम है चलेगा, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं आती तो आप रीडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रीडिंग क्वालिटी, रीडिंग आर्ट आपको आनी चाहिए। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपको मीनिंग। उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वॉइस, नरेशन, टेंस थोड़ा बहुत आता होगा तो आपका ये काम हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ा सा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखाएंगे भी। क्लियर है? सबसे पहले आप जानिए इसको सॉल्व करते कैसे हैं। सबसे पहले भैया कभी भी अनसीन पैसेज को पढ़ें तो अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें। जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को आप क्या कर लें, पहले पढ़ लें। क्लियर है? तो आप सबसे पहले भैया क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को रीड करें केयरफुली। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने माइंड में बिठा कर रखें कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था वहाँ से, बस इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमको सेकंड क्या काम करना है, अब हम अनसीन पैसेज पर आएंगे और इसको केयरफुली बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक एक वर्ड की मीनिंग को निकाल करके गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमको टाइम लगे, ठीक है। जो मीनिंग नहीं आ रही उसको छोड़ते चले, उसको जल्दी जल्दी उसको बस आप पढ़ते जाए, आपको पूरा टॉपिक दिया किस चीज़ पर वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आपको रीड कर लेंगे ध्यान से, रीडिंग के समय ही आपको क्या करना है, उस जो क्वेश्चन आप पढ़ कर आए थे उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, और रीडिंग के टाइम पर आपको वहाँ पर रुक जाना है कि अगर जहाँ पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें आई वहीं पर आपको अंडरलाइन कर देना है। कहीं ना कहीं आपका आंसर वहीं पर छिपा होगा और 100% ये गारंटी है वहीं पर आपका आंसर छिपा रहता है। चाहे आप यहाँ पे को मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बता रहा हूँ, चाहे मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप बताऊँगा जो कि आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, उसमें भी यही रूल फॉलो होता है। यही ग्रामर, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही मीनिंग, यही ट्रिक्स, सारे मेथड यही लागू होंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ उसी तरीके से आप पार्ट बी के सेक्शन में अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ चलते हैं, सबसे पहले हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लो पहले। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज, अर्थात जब हम न्यूयॉर्क हार्बर पे प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, क्या चीज़ है जो हमको ना दिखाई देती है जब भी हम न्यूयॉर्क हार्बर पर प्रवेश करते हैं, जाते हैं। तो रीडिंग करेंगे तो पता लगेगा। दूसरी क्या बात है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ, ठीक है। करेंगे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये जो एक मूर्ति है, ये जो एक स्टैचू है वो एक गिफ्ट है फ्रॉम द पीपुल ऑफ, किसके द्वारा दिया गया, किन लोगों को द्वारा दिया गया है गिफ्ट ये, ठीक है। आगे देखते हैं, ये याद रखना बस क्वेश्चन में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज
जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किस चीज़ को पर्सोनिफाई करती है, किस चीज़ का आदर्श रूप बताती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। आओ पैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले पैसेज में ध्यान से पढ़िएगा केयरफुली तरीके से, ताकि हम आंसर को दे सकें। सबसे पहले है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, ठीक है। जब हम न्यूयॉर्क हार्बर अर्थात जो न्यूयॉर्क का जो बंदरगाह है, जो हार्बर है, वहाँ पर हम इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। द फर्स्ट थिंग वी सी इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अर्थात स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या होता है ये भी जान लो आप। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो होता है, आपने अमेरिका में देखा होगा। पहली बात ये जान लो, ये जो बात हो रही है अमेरिका की बात है, क्लियर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखा होगा कभी कभी कॉपी या किताबों के जो उसके ऊपर के कवर होते हैं उस पर छपा रहता है, जो लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड को आप देखे हैं ना, एकदम ऐसे स्ट्रेट करके, स्ट्रेट फॉरवर्ड करके खड़ी रहती हैं, वही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्लियर है। तो कह रहे हैं कि जब भी हम न्यूयॉर्क हार्बर पर प्रवेश करते हैं या इंटर करते हैं, ठीक है, द फर्स्ट थिंग वी सी, जो पहली चीज़ है जो हम देखते हैं वो क्या है, इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, जो उसको हर व्यक्ति मानता है कि ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो दिखाएंगे हम आपको, एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बाकी हम पूरा पढ़कर आपको अर्थ बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, जब हम इंटर करते हैं कहाँ पे, न्यूयॉर्क हार्बर, ठीक है, न्यूयॉर्क हार्बर पर, तो सबसे पहले चीज़ हम क्या देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर इसका आंसर आप देखें, पहला क्वेश्चन कहा व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज, जो पहली चीज़ है हम क्या देखते हैं, तो देखो द फर्स्ट थिंग वी सी इज, क्या देखते हैं भैया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहली ही लाइन में छिपा है, क्लियर है। व्हेन वी इंटर द न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज, ठीक है। तो व्हेन वी इंटर द न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज, क्या देखते हो भैया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आया कि नहीं। अगर आप यहाँ से आंसर अगर आप ढूंढना चाहो तो स्टैचू ऑफ अब्राहम लिंकन ये है, या स्टैचू ऑफ गॉडेस वीनस, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या स्टैचू ऑफ गॉडेस, इसमें से कौन सा है बताओ। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने कहा अगर आप क्वेश्चन पहले से ही पढ़े रहेंगे तो आपको यहाँ दोबारा आकर के क्वेश्चन पढ़ करके फिर दोबारा पैसेज को आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन बाद में पैसेज, उसके बाद पैसेज में ही आपको आंसर ढूंढ लेना है। आगे पढ़ते हैं। अब हम आपको पहले पूरा रीडिंग करा देते हैं कि रीडिंग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, रीडिंग करे कैसे जाएगा, उसके बाद हम सारा आंसर दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर पैसेज देखो यहाँ पे दूसरी लाइन है, व्हाट इम्प्रेसेस अस मोस्ट इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि व्हाट इम्प्रेसेस, जो कि इम्प्रेस करता है, मोस्ट व्हाट इम्प्रेसेस अस, जो कि हमको ज़्यादातर इम्प्रेस करता है, ज़्यादा इम्प्रेस क्या करता है, इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, इसकी जो साइज है और इसकी जो मैग्निफिकेंस, इसकी जो भव्यता है वो सबसे ज़्यादा हमको इम्प्रेस करती है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट जो लगा है वो कह रहे हैं कि जो, क्या, यही स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि इम्प्रेस करती है, जो कि हमको क्या करती है, प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा, वो क्या है, इसकी साइज और इसका मैग्निफिकेंस, इसकी जो भव्यता है। भव्यता मतलब ये बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। वो हमको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर क्या करती है, इम्प्रेसेस करती है, अपने ऊपर क्या करती है, आकर्षित करवाती है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। व्हाट इम्प्रेसेस, जो कि इम्प्रेस करती है हमको, मोस्ट क्या चीज़, इसकी साइज और इसकी मैग्निफिकेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब हम आपको ग्रामर नहीं बताएंगे भाई, अगर ग्रामर बताएंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा कि आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा। तो फिर से एक बार हम लाइन से पढ़ते हैं, उसके बाद हम पूरा खत्म करेंगे जल्दी से, ठीक है। देखो, When we enter न्यूयॉर्क हार्बर the first thing we see is the statue of liberty। जब सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूयॉर्क हार्बर पर प्रवेश करते हैं तो फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ है, वी सी, हम देखते हैं, वो क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। व्हाट, जो कि इम्प्रेसेस, जो कि हमको प्रभावित करती है, इम्प्रेस करती है, ठीक है।
ज़्यादातर क्या चीज़ है उसकी, इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, इसकी जो आकार है और इसका जो मैग्निफिकेंस है, इसकी जो भव्यता है, इसकी जो शान है, वो हमको आकर्षित कर लेती है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी सोचे हैं या कभी आप जानने को उत्सुक हुए, क्या चीज़, हाउ इट केम टू बी देयर, बी देयर, देयर मतलब वहाँ, अर्थात वो वहाँ कैसे आई। मतलब वो कह रहे हैं कि हैव यू एवर वंडर, परफेक्ट टेंस है, क्या आप कभी सोचे या कभी आप जानने को उत्सुक हुए हैं कि ये यहाँ आई कैसे, किसने बनाया या कैसे आई। ठीक है, तो आप क्या इसके बारे में कभी सोचे, आओ देखते हैं। दस ना, तो क्या है उसके आगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100th एनिवर्सरी, क्या चीज़ है भैया, 100th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। क्लियर है, तो ये आई कैसे, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक गिफ्ट थी, किसके द्वारा, पीपुल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों के द्वारा, फ्रांस के लोगों के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टू मार्क प्रदर्शित करने के लिए 100 ईयर एनिवर्सरी, 100 साल का जो सालगिरह था ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका की स्वतंत्रता का। अर्थात जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया, अमेरिका की जो स्वतंत्रता थी उसके 100 साल जब पूरे हो गए, तो फ्रांस के लोगों ने इसको गिफ्ट के रूप में दे दिया था अमेरिका को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। समझ में आया क्या, तो उसका जो 100 साल पूरा हो गया इंडिपेंडेंस अमेरिका का, उसी के खुशी में, उसी की 100 साल की एनिवर्सरी के रूप में फ्रांस के लोगों ने इसको गिफ्ट के रूप में किसको दे दिया, अमेरिकन लोगों को दे दिया, अमेरिका को सौंप दिया। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, इन 1869, सन 1869 की बात है, स्कल्पचर फ्रेडरिक ऑगस्टी बार्थोल्डी बिगेन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द मोनूमेंट। ठीक है, सन 1969 में एक मूर्तिकार थे फ्रेडरिक ऑगस्टी बार्थोल्डी जो थे, उन्होंने शुरू किया था, एक प्लान बनाया था, हिज कॉन्सेप्ट, उन्होंने उनका एक मन में विचार आया, फॉर द मोनूमेंट, एक स्मारक का। तो ना ये जो बनाए हैं, इसके जो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं, इसके जो स्कल्पचर हैं, इसके जो आपके मूर्तिकार हैं वो फ्रेडरिक ऑगस्टी बार्थोल्डी हैं। तो इनके मन में एक बार स्मारक बनाने का एक प्लान आया, इनके मन में एक कॉन्सेप्ट आया, एक विचार आया। ठीक है, बार्थोल्डी इन्विजन का मतलब होता है किसी चीज़ की कल्पना करना है, किसी चीज़ का मन में ख्याल आना। ठीक है, तो बार्थोल्डी ने इन्विजन किया लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर। इनके मन में ना एक ख्याल आया लिबर्टी का, और किस रूप में, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, कि ऐसा कोई चीज़ बनाया जो कि स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर हो, अर्थात जो बहुत मजबूती को प्रदर्शित करता हो और प्राउड, जिस पर लोगों को गर्व हो, ऐसा कोई फिगर बनाने का इनके मन में ख्याल आया। ठीक है, वन हु पर्सोनिफाइड नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो ये जो चीज़ है, इनके मन में जो ख्याल आया था स्वतंत्रता के प्रति, एक इन्होंने स्ट्रॉन्ग और एक प्राउड फिगर बनाने का, या प्राउड फिगर वाली मूर्ति बनाने का जो उनके मन में ख्याल आया, वो वन हु पर्सोनिफाइड, जो कि पर्सोनिफाई करना, जो कि पर्सोनिफाई करे, जो कि उसको क्या करते भाई, आदर्श रूप प्रदान करे या उसका सिंबल बने, नॉट ओनली मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस। ठीक है, मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो ग्रीक की गॉडेसेस हैं, जो ग्रीक की देवियां हैं, गॉडेसेस हैं, उसको प्रदर्शित करे। अर्थात जो इनके मन में ख्याल आया कि एक ऐसी हम मूर्ति की रचना करें या एक ऐसी मूर्ति बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, शक्ति को प्रदर्शित करता हो, प्राउड, अपने आप में एक गर्व का फिगर हो, गर्व को प्रदर्शित करता हो। ठीक है, तो ऐसे मन में जब इनके ख्याल आया तो ये करें वन हु पर्सोनिफाइड नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, ये पर्सोनिफाइड करेगा ना, ये पर्सोनिफाइड करे, अर्थात वो प्रदर्शित करे नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, अर्थात सर्वशक्तिमान जो ग्रीक कंट्री की जो गॉडेसेस हैं उनको ये प्रदर्शित नहीं करेगा, उनके लिए नहीं बना रहे कि वो, मतलब जो हम मूर्ति बनाए वो केवल ग्रीक के गॉडेस, जो सर्वशक्तिमान जो गॉडेसेस हैं उनकी प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिखाने के लिए मैं ये मूर्ति नहीं बनाऊंगा, बल्कि द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट समय में ग्रीक में जो कठिन परिश्रम करने वाले, वर्क करने वाले व्यक्ति हैं उसको प्रदर्शित करे, जो स्ट्रांग है, जो वुमेन है, जो वर्क कर रही हैं, जो काम में लगे हुए हैं, इस देश की तरक्की कर रहे हैं, उन लोगों को प्रदर्शित करे,
ऐसा वो सोच रहे थे कि जो फिगर बनाएंगे वो केवल ग्रीक की मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस को प्रदर्शित नहीं करेगा, बल्कि जो ग्रीक के जो लोग हैं, जो वर्किंग मैन है, जो कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, जो उस देश की डेवलप करने वाले व्यक्ति हैं, उसको प्रदर्शित करे, उनकी महिलाओं को प्रदर्शित करे, उनके पुरुषों को प्रदर्शित करे। ठीक है ना। तो उनके जो मन में ख्याल आया था ये फिगर का, वो इन सब चीज़ को पर्सोनिफाइज करने के लिए आया था, जिसकी वजह से उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण किया था। क्लियर। फाइनली इन 1884 ना, फाइनली अंततः सन 1884 में द वर्क वॉज फिनिश्ड, वर्क क्या हुआ, समाप्त हुआ, अर्थात ये मूर्ति बनकर तैयार हुई। इस तरीके से आपको भाई अगर पढ़ना है तो इस तरीके से अगर टाइम देना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमने बताया किस तरीके से आपको जल्दी जल्दी पढ़ लेना है। और एक भी क्वेश्चन अगर आपने इसको मेरी बात सारी समझ ली, आज के बाद जीवन में आपसे कभी इसमें क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलो ठीक है, और देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देख लिए। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ, किन लोगों के द्वारा ये दिया गया था भैया, फ्रॉम द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल ऑफ। तो फ्रॉम द पीपुल ऑफ, फ्रॉम द पीपुल ऑफ, फ्रॉम द पीपुल ऑफ क्या लिखा है भैया, फ्रांस। ठीक है, फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांस के द्वारा दिया गया था, टू अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिकन के इंडिपेंडेंस के लिए दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, किस चीज़ के आदर्श को वहाँ पर दिखाया जाता है। मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, इसको दिखाता है। द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, इसको दिखाता है। द हिंदू गॉडेस सरस्वती, इसको दिखाता है, या फिर बोथ एंड ए एंड बी। तो आप बताओ, वहाँ पर उन्होंने कहा भाई कि ना ये जो पर्सोनिफाई करता है, नॉट ओनली, केवल यही नहीं एक मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस को प्रदर्शित करता हो, बल्कि वह किसको, वर्किंग मैन और वुमेन को भी प्रदर्शित करता हो, अर्थात वो इसको भी प्रदर्शित करता है और इसको भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब है केवल वो भी नहीं, केवल यही नहीं, ये भी, अर्थात दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ए नंबर भी सही है, ठीक है, बी नंबर भी सही है, और यहाँ पर आपको एक डी ऑप्शन में मिल रहा है, ए एंड बी दोनों, अर्थात यहाँ पर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया भाई अनसीन पैसेज को पढ़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, इसके क्वेश्चन को किया कैसे जाए, क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत होती है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपका एक अनसीन पैसेज आता है 7 नंबर का, अगर उसको भी आप इस तरीके से एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही साथ आपको एक पोइट्री का भी वीडियो बना हुआ है, जो कि आप वहाँ पर देख सकते हैं कि 8 में 8 पोइट्री में कैसे प्राप्त करने, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप अनसीन पैसेज के लिए कमेंट करेंगे तो हम उसको भी वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। पेपर नज़दीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।